दोस्तों, मैं हूँ रणधीर सिंह। स्वागत है मेरे चैनल में। वीडियो शुरू करने के पहले मैं कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जो सोशल मीडिया की फैमिली है, उनके कुछ कमेंट्स हैं वो पढ़ देता हूँ। गुरबीर 6746 है, मी टू इमोशनल सीइंग धर्मपाल जी। हाँ, सही बात है। धर्मपाल जी ये कहते हैं कि जिसको देखकर कोई भी इमोशनल हो जाता है, वो उनका व्यवहार है। उनका आज भी अगर आप जाएँगे सोशल मीडिया पे जो उन्होंने वीडियोज़ डाले हैं, वो देख के आपको इमोशनल फील होगा। दूसरे हैं जो पीता वासरन 608, थैंक फॉर द अपडेट ऑलवेज द होल फैमिली, थैंक यू। इंदिरा जीत भगत 9400, गुड जॉब, थैंक यू भाई। जितना कमेंट आया उसका जवाब दिया, वैसे ही कमेंट शुरुआत के वीडियो में करता रहूंगा आप लोगों के लिए। अब चलते हैं अपनी, जो मैंने आपको बताया था कि नई वीडियो आप लोग के साथ लेके आऊँगा और मैं बताऊँगा कि आज के अपडेट में क्या-क्या नया अपडेट्स आया है जो कि आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले मैं प्रभास की जो मूवी आई है, जो जिसको मारुति ने डायरेक्ट किया है, जो राजा साहब है उसके ट्रेलर के बारे में बताऊँगा। ट्रेलर देखने में अगर देखा जाए तो मुझे बहुत अच्छा लगा, चाहे उसका वीएफएक्स हो या जो भी जिस तरह का फ़िल्म बनाने का प्रयास किया गया है कि हॉरर कॉमेडी, वो देखने में आपको अच्छा लगेगा। और फ़िल्म को जो ट्रेलर उसको देखने से लगता है कि प्रभास के दादा के रोल में संजय दत्त हैं, जो मरने के बाद जो खतरनाक रूप ले लेते हैं और एक बंगले में रहते हैं और इतनी ताकतवर होते हैं कि उनको हराया नहीं जा सकता। तो इस तरह से जो अब देखने से पता चलता है कि वो दादाजी हैं और जो पोते और जो दादा है उनमें भूतिया जो जंग है वो चीज़ चलता है। अब इसमें एक और चीज़ है कि बोमन ईरानी का जो रोल है उसमें आप देखेंगे कि एक होता है ना कि जो हिप्नोटाइज़ होते हैं वो का रोल लग रहा है कि जिसकी प्रभास को सपोर्ट करते हैं, इस तरह का रोल होता है। तो हॉरर कॉमेडी में ऐसे ही होता है। आपने स्त्री 2 देखा रहा होगा, जैसे भी पिक्चरें आपने देखी होगी तो आपको लगेगा वैसे ही कुछ-कुछ आपको। हाँ, इसमें है कि थोड़ा-सा वीएफएक्स अच्छे लेवल का होगा, पैसे महँगे हैं इसलिए। इनके साथ मल्लिका मोहनन है, रिद्धि कुमार है, निधि अग्रवाल जो हैं प्रभास के साथ काम कर रहे हैं और ये मूवी जो है आपको 9 जनवरी को रिलीज़ हो जाएगी, तो आप थिएटर में जाकर 9 जनवरी को देख सकते हैं। दूसरा खबर है जो राजकुमार संतोषी हैं। आपको पता होगा कि जब लाहौर 1947 बना रहे थे तभी इनके ऊपर एक केस हो गया था जिससे वो इस केस के वो लड़ रहे थे। फ्रॉड का केस है, कुछ पैसे का लेन-देन का था 30 करोड़ के आसपास का। अब गुजरात हाई कोर्ट ने अभी चूँकि 1947 बन चुकी है लाहौर 1947, तो उसका प्रमोशन तो करना पड़ेगा। तो अब गुजरात हाई कोर्ट ने जो चेक बाउंस हुआ था उस मामले में राजकुमार संतोषी को अपनी आगामी फ़िल्म लाहौर 1947 के लिए प्रचार करने के लिए विदेश जाने की अनुमति दे दी है और ये 30 दिसंबर से लेके 2025 से 4 जनवरी 2026 तक ये जा सकते हैं। लेकिन 5 जनवरी के मध्य रात्रि तक उनको वापस आना होगा। ये इनका जो इनके ऊपर जो एक आरोप लगा है तो कोर्ट से इतना ही इनको मिला है। इसके बाद आपको बता दें कि धर्मपाल जी को क्या दर्द था? कौन-सी ऐसी दर्द था जो जिसको वो भुला नहीं पाए? तो मैं बता देता हूँ कि अभी 21 मूवी रिलीज़ हुई, आज के दिन ही रिलीज़ हुई। उसके डायरेक्टर हैं श्री राम राघवन और 21 जो वो पिक्चर बना रहे थे, उन्होंने धर्मपाल जी के बारे में कुछ बातें शेयर की, जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उसी में उन्होंने ये बातें बताई कि आखिर धर्मपाल जी को क्या दर्द था। ये फ़िल्म भी 1971 के युद्ध पे आधारित है, जो कि परमवीर चक्र जो विजेता हैं, लेफ्टिनेंट अरुण खेतपाल, उनके बलिदान की कहानी है। अब फ़िल्म जो है, वो तो होगी। इसमें जो उन्होंने बताया कि धर्मपाल जी जब वो एक वीडियो था लास्ट उसमें जा रहे थे वो और उसके बाद उन्होंने जिस तरीके से बोला कि कोई गलती हो तो माफ़ी माँगना, लेकिन एक चीज़ बोला उन्होंने कि धर्मपाल जी जब रोल कर रहे थे, तो जब पिंड का उनका रोल था, तो उसमें वो मतलब वो ऐसा लगता था कि वो पिंड जाना मतलब पिंड के कैरेक्टर में ढल गए थे। तब उन्होंने बताया था कि मैं काफ़ी टाइम से सोचता रहा हूँ, हमेशा मेरे ज़हन में रहा है कि मैं वापस अपने घर जाऊँ, मतलब वो अपने गाँव में रहूँ, इस तरह का उनका अपना ख़्याल था। एक और है कि आपको क्या पता है कि धर्मपाल जी को इस फ़िल्म के लिए फ़ीस कितना मिला? तो मैं बता देता हूँ।
जो अगस्त्यानंदा थे, उनको 70 लाख रुपए में पेड किया गया। धर्मपाल जी को इसके लिए 20 लाख रुपए मिला था और 50 लाख जो जयदीप अहलावत को मिले थे और सीमर भाटिया उनको 5 लाख रुपए मिले थे। ये फ़िल्म का है और उन्होंने उसी में बताया था कि ये तो मैंने आपको रेट बताया कि ऐसे में घर दोबारा जाने का विचार उनके लिए पर्सनल एक्सपीरियंस बन गया था। इसीलिए पूरे किरदार में वो डायलॉग्स को अच्छी तरह समझ पाए। हम कम शब्दों में वो काफ़ी कुछ बोल बोल पाए। मैं उन्होंने बताया कि धर्मपाल जी के साथ कुछ एक्टिंग जैसा नहीं था। उनकी चाल, उनकी बातें, किरदार एक कहानी में गहराई से घुस जाती थी क्योंकि वो वहाँ पे रहना चाहते थे, ऐसा था। इसके बाद एक और आपको फ्रेंचाइज़ी याद होगा, बहुत जो फ्रेंड्स होंगे उनको, गोलमाल सीरीज़। गोलमाल सीरीज़ एक ऐसा है कि जितने भी सीरीज़ आए सबको बहुत मज़ा आया गोलमाल देखने में। अब उसका 5वाँ इंस्टॉलमेंट है वो आने वाला है। वो पूरी तरह से उसके लिए 5वाँ इंस्टॉलमेंट के बारे में पूरी तरह से न्यूज़ आ गया। अब उसका जो है उसमें नई एंट्री हो गई है। आप लोगों को पता होगा कि सरमन जोशी, जो दूसरे इंस्टॉलमेंट में थे लेकिन उसके बाद से सरमन जोशी को इस फ़िल्म में उनको एंट्री नहीं मिली। अब जो अब आ रहा है 9, मतलब ये जो 4 इंस्टॉलमेंट हो गए, अब करीब 9 साल के बाद ये 5वाँ इंस्टॉलमेंट आएगा और पूरी जो कास्ट को दोहराने का प्रयास किया जाएगा इस फ़िल्म में। सरमन जोशी को दोबारा लेके आया जाएगा। 2006 में जब पहली बार आया था तब उसमें 20 साल सरमन जोशी जो थे वो गोलमाल फ्रेंचाइजी में थे, लेकिन उसके बाद आपको याद होगा जिसमें बाइक होती है तो उसमें वो थे, उसके बाद से वो नहीं आए। अब जो नए कास्ट है उसमें अजय देवगन, तुषार कपूर, अरशद वारसी, कुणाल खेमू, सरमन जोशी जैसे कलाकार हैं वो काम करेंगे। उनके साथ मुकेश तिवारी, जॉनी लीवर और संजय मिश्रा साइड रोल में होंगे। फिल्म की शूटिंग जो है 2026 में शुरू हो जाएगी और 2027 में गोपाल एंड कंपनी गोलामाल के जरिए फिल्म, मतलब जो कंपनी वो इसको प्रोड्यूस करेगी। तो ये गोलमाल फ्रेंचाइजी के लिए, जो गोलमाल फिल्म देखना चाहते हैं उनके लिए अच्छी खबर थी। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि सलमान के फैंस के लिए, जो सलमान खान के फैंस हैं उनके लिए बता दूं कि आपने देखा होगा कि काफी उनके बारे में, पहले तो केआरके ने सलमान खान के पीछे पड़ गया था केआरके, और वो हमेशा कुछ ना कुछ, वो तो बहुत ही गंदा शब्दों का प्रयोग करता था जो मैं बोल भी नहीं सकता, तरह-तरह की बातें करता। आपने तो जो है आप देखते होंगे केआरके वो कैसा छोटा है, सबको बोलता है छोटे-छोटे हाथ है तो। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इसमें अगर अग्रणी बोले या नाम हुआ तो अभिनव कश्यप का, जो कि अनुराग कश्यप के भाई हैं। उन्होंने उनके सलमान खान पे ही आरोप नहीं लगाया, उनकी फैमिली के ऊपर भी काफ़ी बड़े-बड़े आरोप लगाए। अब एक उनका फैन है, जो इमरान करके बंदा है, इमरान काज़ी, उसने बांद्रा फ़िल्म फ़िल्म पुलिस स्टेशन में इनके खिलाफ जो है एक मामला, कंप्लेंट दर्ज किया है कि एक व्यक्ति जो समाज के लिए इतना कार्य करता है, बीइंग ह्यूमन करके चलाते हैं और कितने समाज में कितने लोगों के लिए अच्छे-अच्छे काम करते हैं, उसके बारे में इस तरह का ऊट-पटांग बातें करना, बेसिर-पैर की बातें करना, तो इसके लिए खिलवाए। तो अब देखते हैं कि इस पे पुलिस की क्या कार्रवाई होती है, बाद में मामला कहाँ तक आगे पहुँचता है, वो तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि ये मामला जो है, ये कोई तो उठाया, और मैं बोलता हूँ कि वो केवल वो सलमान खान के बारे में नहीं, उनके पिताजी सलीम खान के बारे में भी बोले, वो जो उनके भाई अरबाज के बारे में बोले, तो अरबाज और उनके बारे में, लेकिन सलीम खान के बारे में मैंने कभी आज तक ऐसा सुना नहीं। पता नहीं उनको पता होगा तो मेरे को आइडिया नहीं है। लेकिन जो सलीम खान है उनके बारे में कुछ ऐसी बातें मैंने आज तक सुनी नहीं। उसके बाद आते हैं जो एक पॉलिटिकल न्यूज़, ये है कि अर्णव गोस्वामी क्या बीजेपी के खिलाफ हो गए क्या? अब ये बातें क्यों आने लगी? अर्णव गोस्वामी से संबंधित 2 न्यूज़ आया, जो 2 जगह उन्होंने, बोल सकते हैं कि एक तरह से गवर्नमेंट के खिलाफ बोला। क्योंकि लोग मानते हैं गोदी मीडिया है, हमेशा गवर्नमेंट के खिलाफ जो होता है उसके खिलाफ वो नैरेटिव चलाते हैं। लेकिन जो बातें बोली वो, उन्होंने बोला एक तो अरावली पर्वत, जो अरावली जो है वो पहाड़ी, उसके बारे में, जो उसके यहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसके विरोध में बोला। दूसरा उन्होंने बताया कि धुरंधर के पीछे लोग क्यों पड़े हैं, अगर लोग को वो फ़िक्शन है, उसको रियल बेस अगर कोई किसी को मूवी बनानी है तो वो सेंगर के जो उन्नाव केस है उसके ऊपर बनानी चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि ये बातें जो अर्णव गोस्वामी उठाए, तो इसके पीछे का कारण क्या है? क्या वो सही में
नाराज़ हैं। देखिए, एक पत्रकार का काम है, मैं इसको नाराज़गी तो मेरे हिसाब से तो देखिए, एंड ऑफ द डे आजकल मीडिया क्या है? मीडिया आजकल क्या है कि आपको पैसा मिलना चाहिए। अगर आपको पैसा नहीं मिल रहा है, मतलब कहीं से उनको अगर पहले वाला पत्रकारिता तो है नहीं कि समाज सेवा के लिए आप पत्रकारिता कर रहे हो। आज का पत्रकारिता जो है अलग लेवल का है, तो अगर आप उस तरह का पत्रकारिता नहीं कर रहे हो, तो आज को मतलब चैनल चलाने के लिए भी आपको पैसा होना चाहिए। अगर आपके पास पैसा नहीं है, तो फिर चैनल चलेगा कैसे? तो वो भी रीज़न हो सकता है कि उनको जैसे कि मान लीजिए पैसा फंड वगैरह नहीं मिल रहा हो, इस तरह की बातें आ रही हो, तो वो भी हो रीज़न हो सकता है। लेकिन केवल इसी से मान लें कि उन्होंने 2 जगह एक रखा कि जैसे सुप्रीम कोर्ट से उनको बेल मिल गया, आई थी हाई कोर्ट से बेल मिल गया था, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया। तो उससे अगर उसके ऊपर उनका अपना ओपिनियन देना, मैं नहीं मानता कि उससे केवल उसी से हम मान लें कि वो सरकार के खिलाफ हैं या सरकार से पहले उनका बहुत मैंने जो भी मुद्दे देखे हैं तो अर्नब गोस्वामी ने कोई ऐसा नहीं ये नैरेटिव लेके चलाया हो कि जैसे किसान आंदोलन, तो किसान आंदोलन में आपको पता है लोग मर्सिडीज में बैठ के करते-करते तो वैसे जो ऐसे कैसे किसान हो सकते हैं? सवाल तो उठेगा ना आपके ऊपर। और कोई अगर मान लीजिए साइन घाट पे बैठा हुआ है, साइन बाग छेक के आम पब्लिक परेशान है, तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? तो ऐसा क्यों? तो उसका अगर उसके बारे में बोलना मुझे नहीं लग रहा कोई गलत बात है, मतलब हर का अपना ओपिनियन होता है, उनको फ़ील हुआ कि नहीं, मेरे को भी लगता है आज भी वो गलत था। किसान जो बिल था वो सही था, तो उसके कई रीज़न है, वो अलग ही वीडियो बनाना पड़ेगा कि क्या रीज़न है, आप जिस चीज़ के लिए आप मार्केट ओपन करने की बात कर रहे हैं, उस तरह का वो किसान के जो जो एमएसएमई एमएसपी है सॉरी, एमएसपी में कितना बढ़ोतरी हुआ, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन अब आपको नैरेटिव ही चलाना है तो कोई और बात है। इसके बाद एक ब्रजभूषण शरण सिंह हैं, वो अपने को पता नहीं योगी आदित्यनाथ से तुलना करते हैं। वो बोलते हैं कि भाई मैं एक बार ज़रूर जो है मतलब जहाँ से मैं निकाला गया हूँ मतलब संसद भवन से वहाँ दोबारा ज़िंदा रहूँगा तो जाऊँगा। क्योंकि वो कैसे कुछ तो है गेम की जिसकी वज़ह से वो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के सरकार के इनडायरेक्टली खिलाफ में बोलते रहे। अखिलेश यादव को मैं कभी नहीं भूल सकता, तो भाई समाजवादी पार्टी में चले जाना चाहिए, तो हम तुमको रोक के कौन रखा है? अगर तुम्हारे को इतना ही अखिलेश यादव से प्यार है तो चले जाओ उनके यहाँ, कौन पूछता है तुमको? अरे बीजेपी के मान लो तुम दबंग भी हो तो 1 सीट कम हो जाएगी और क्या हो जाएगा? उससे तो कुछ फ़र्क पड़ने वाला है नहीं ना। तो इस तरह का लोग रहते हैं और हर जगह रहते हैं। इसके बाद एक फ़िल्म है डॉन 3 जो आपने देखा होगा दृश्यम 3 को लेकर कितना ज़्यादा माथापच्ची चल रहा है। अब आगे की जयदीप आहलाओ जो है वो दृश्यम 3 में काम करेंगे और उनके जो मेकर्स हैं वो जा रहे हैं क्योंकि वो 2 करोड़ माँगे थे अब 30 करोड़ माँग रहे हैं। तो उनका उस पे एग्रीमेंट था तो कोर्ट में जाकर सही साबित होगा ये क्या सच्चाई है। तो वो चल ही रहा है डॉन 3 में भी हो गया तो डॉन 3 को लेकर बड़ा दावा किया अगर देखा जाए तो डॉन 3 को लेकर। इन्होंने दावा किया बहुत बड़ा फरहान अख्तर ने बोला कि भाई डॉन 3 ऐसा है कि डॉन 3 में इसलिए वो फ़िल्म को अब जो है उस फ़िल्म में ऋतिक रोशन से उनकी बातचीत चल रही है। क्यों बातचीत चल रही है? उन्होंने बोला पूरा इस पे वो करते हुए बताया कि जब मैं डॉन 3 पे मतलब इस पे जब फ़िल्म बना रहा था, तो मैं मेरे दिमाग में एक कहानी आई तो मैंने सोचा कि मैं इसको पहले मैंने ऋतिक से बोला था कि मैं फ़िल्म बनाऊँगा तो मैं तुमको लूँगा। तब मैं ऋतिक के साथ लक्ष्य में काम कर रहे थे। डॉन का रीमेक बनाने का सोच रहा था तब। ये उनका कहना है जो अपना फरहान अख्तर है। तो कुछ दिनों के बाद जैसे-जैसे मैं कहानी लिखता गया, लिखा गया कि लेकिन मैंने ऋतिक को पहले वचन दिया था। तो उन्होंने जो बोला कि जब मैं कहानी लिखता गया धीरे-धीरे, तो मेरे दिमाग में शाहरुख खान आने लगा। मतलब उनके उनके उनको विजुअलाइज़ करने लगा जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ता गया। तो मैंने बोला चूँकि मैंने ऋतिक को पहले वादा किया था, इन्होंने लिखा कि लेकिन मैंने पहले ऋतिक को वचन दिया था इसलिए मैंने ऋतिक को फ़ोन किया और उनसे कहा मैं वही फ़िल्म लिख रहा हूँ जिसके बारे में मैंने आपसे बात की थी लेकिन जैसे-जैसे लिख रहा हूँ मुझे लग रहा है कि मुझे इस फ़िल्म में शाहरुख से संपर्क करना चाहिए। मैं कभी नहीं भूलूँगा उन्होंने कहा फरहान तुम्हें अपनी फ़िल्म बनानी है तो बेहतरीन तरीके से बनाना। अगर तुम्हें लगता है कि वह सही व्यक्ति है तो बेझिझक फ़ोन कर दीजिए। मेरी चिंता मत कीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी। अब ये सवाल उठता है कि रणवीर सिंह के छोड़ने के बाद अब हो सकता है कि इस फ़िल्म में जो
इनके ऋतिक रोशन से बातचीत चल रही है ऐसा इनिशियल स्टेज पे, तो ये शायद उस फ़िल्म में काम करें। अब देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में होता क्या है, लेकिन अभी तो यही है कि ऋतिक रोशन से उनकी बातचीत चल रही है। एक और खबर है कि जो पिक्चर है धुरंधर, उनको 90 करोड़ का कैसे घाटा हो गया। फ़िल्म तो इतनी बड़ी हिट हो गई, 11.5 से ये जवान का रिकॉर्ड था 1160 करोड़ का, उसके रिकॉर्ड को उसने ध्वस्त कर दिया। फिर 90 करोड़ का घाटा। तो ये जो प्रणव कपाड़िया करके हैं, उन्होंने जो अभी इंटरव्यू में बताया कि फ़िल्म में जो 5 देशों पे, मैंने कहा ना 5 देशों में बैन हुआ, बहरीन और कहीं-कहीं मुस्लिम देशों में बैन हुआ। बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया और संयुक्त अमीरात में, अरब अमीरात, 6 खाड़ी देशों में इस प्रतिबंध लगा था। ये सीएनएन और न्यूज़ 18 से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि मध्य पूर्व में फिर लगे प्रतिबंध के कारण फ़िल्म में भारी भारतीय वित्तीय नुकसान हुआ। और मुझे लगता है कि कम से कम 10 मिलियन यानी कि 90 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस नुकसान हुआ, क्योंकि पारंपरिक रूप से मध्य पूर्व में एक्शन फ़िल्में हमेशा अच्छा प्रदर्शन करती है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि फ़िल्म को वहाँ रिलीज़ किया जाना चाहिए था। ये उनका कहना था। तो वहाँ पे अगर ये मूवी अभी रिलीज़ हुई होती तो 90 करोड़ अभी तक कमाई होती। उन्होंने आइडिया लगा के बताया और उन्होंने उसके लिए अपना बताया भी क्या क्यों। और जिसकी वजह से आप बोल सकते हैं कि 90 करोड़ इसके जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है उसमें जुड़ सकता था, वो इनको कहीं न कहीं घाटा हुआ है। तो ये कुछ वीडियो थी। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और में, आज के अंक में इतना ही।